बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज जो है हम सेक्शंस 11 to 15, 16 एंड 18 को समझेंगे और जो सेक्शन 17 है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, यानी अब आप हेडिंग से ही समझें कि इसका मतलब है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं जो कि किसी के इंटरेस्ट के क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, रिपग्नेंट हैं, मतलब उसके इंटरेस्ट में रुकावट पैदा कर रही हैं। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। कैसे? अब ये हम समझते हैं इस सेक्शन की, बेयर एक्ट की जब हम रीडिंग करते हैं इन सेक्शंस की तो हमें ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी and interest therein is created absolutely in favor of any person, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner। इसको आपने क्या करना है? हाईलाइट कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है। He shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such directions। यहाँ तक। अब पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक समझें क्या बात हो रही है। कहता है कि जब एक बंदा दूसरे बंदे को क्या करता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और साथ में कुछ ऐसी अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने जो है घर बेचा बी को और बी को वो कहता है जी आप इसमें जो है विंडो नहीं लगाएंगे, इसमें जो है आप बेसमेंट नहीं बनाएंगे, इस घर के दीवारों को आप जो है रंग नहीं करेंगे। तो ये कैसी रिस्ट्रिक्शंस है, ये कैसी कंडीशंस हैं? ये हैं रिस्ट्रिक्शंस रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट, मतलब उसके इंटरेस्ट से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। मतलब अगर उसको घर उसने ख़रीद लिया है तो ये एक अनरीज़नेबल कंडीशन है कि वो अब वो उसकी मर्ज़ी है। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जो चीज़ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी जब हो जाती है ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़री फिर क्या होता है, उसको अपने मैनर में यूज़ कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को जैसे चाहे यूज़ कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ अब उसकी है, चाहे वो जिस तरह से यूज़ करे। आप कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते उस पर, भाई आप इस तरह नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे। अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते, लेकिन रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, वो आपको मैं आगे समझाऊंगी। लेकिन अभी के लिए आपने क्या माइंड में रखना है कि अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती किसी भी प्रॉपर्टी पर। जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो तब अगर आप ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी? वॉइड। लेकिन आपका ट्रांसफ़र क्या होगा? वैलिड होगा। यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन जो आपने ऊपर कंडीशंस ऐसी लगा दी हैं वो वॉइड कंसीडर की जाएंगी इन द आई ऑफ लॉ। आगे क्या कहता है? वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल इंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of a breach thereof। अब इस बात का क्या मतलब है? पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस आप प्रॉपर्टी को जब बेच देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आप ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकते, और अगर लगाते हैं तो कंडीशंस वॉइड कंसीडर की जाएंगी इन द आई ऑफ लॉ। ठीक हो गया। अब आगे जो बात की गई है कि रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। मैंने कहा था ना आपको कि अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते आप, लेकिन रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन, रीज़नेबल कंडीशन किस तरह से आप लगा सकते हैं, वो क्या है? लेट्स सपोज आपका घर था, घर के पास आप ही का एक प्लॉट था जो बिल्कुल एडजेसेंट है, यानी दो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो गई। एक आपका प्लॉट हो गया, एक आपका घर हो गया। वो दोनों एडजेसेंट हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप क्या करते हैं? आप अपनी वो प्लॉट को जो है उठा के बेच देते हैं किसी दूसरे बंदे को, बी को। लेट्स सपोज आपने बेच दी वो जगह। अब बी ने क्या करना है? बी ने वहाँ पे अपना घर बनाना है। अब आप उसे कहते हैं कि बी साहिब, आपने जो है अपना घर की विंडो जो है वो मेरी तरफ नहीं रखनी, कि मतलब है कि मेरे घर की तरफ नहीं रखनी।
तो ये क्या है कि आप चाहते हैं, आप कहते हैं जी हमें जो है वो पर्दा पड़ेगा, या फिर जो है हमारी फ़ीमेल्स हैं तो आप मेहरबानी करके हमारे घर वाली साइड पे विंडो ना रखिएगा, आप जो है दूसरी साइड पे विंडो रख लें। अब ये क्या है, एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, अपने घर की बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अपने साथ वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्या लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। ठीक हो गया, फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी। ठीक है ना, मतलब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए आप दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पर क्या पर्पस क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट होनी चाहिए। अब बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, एक तो मैंने आपको विंडो की एग्जांपल दे दी कि मतलब फ़ीमेल्स हैं उस तरफ आप चाहते हैं कि विंडो ना लगे ताकि आप सेहन में बैठ सकें सारे घर वाले आराम से, तो पर्दा ना पड़े। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। दूसरी एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी आप अपने घर की दीवार जो है इतनी ऊंची ना कर दीजिएगा कि जी हमारे घर सनलाइट ना आए। अब ये भी एक क्या है, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आप कह रहे हैं आप छत तामीर करेंगे और उस वक्त आपने छत की दीवार इतनी बड़ी नहीं रख देनी कि हमारी छत पर या हमारे घर जो है हमारे सेहन में जो है वो सनलाइट ना आए। तो ये भी क्या है, एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है। आप कोई अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं लगा सकते, और अगर लगाएंगे तो वो कंडीशन रिस्ट्रिक्शन वाइड होगी, क्योंकि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है तो सारे राइट्स जो हैं वो ट्रांसफ़री के पास चले जाते हैं। उसकी मर्ज़ी है, वो जैसे जिस मैनर में चाहे प्रॉपर्टी को यूज़ करे, यानी उसकी हर चीज़ जो है प्रॉपर्टी की उसको मिल जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल देकर बताया है, तो वो क्या होंगी, सिरे से ही नल एंड वॉइड होंगी और ट्रांसफ़र वैलिड होगा। लेकिन रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, जो कि यहाँ सेकंड पैरा में कहा गया है। यहाँ से सवेर से जो बात बताई गई है वो यही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, एग्जांपल देकर विंडो की, दीवार की। तो ऐसी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग सकती हैं। अच्छा जी, तो ये जो बात की गई है ना यहाँ से, नथिंग इन दिस सेक्शन, यहाँ से नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट विच द ट्रांसफ़र में हैव टू एनफोर्स सच डायरेक्शन और एनी रेमेडी। यानी इस बात का मतलब क्या है कि इसमें जो ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो ट्रांसफ़र को इस राइट को इस्तेमाल करने से रोके। यानी ये राइट वो इस्तेमाल कर सकता है, यानी वो ये ट्रांसफ़र जो है आप उसको इस बात से नहीं रोक सकते कि आप रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन वो लगा सकता है, इस लाइन का ये मतलब है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेक्शन 12 पर। सेक्शन 12 हमें क्या बताता है? सेक्शन 12 है कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन। अब सबसे पहले तो एलिनेशन बताएं क्या होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ। एलिनेशन का मतलब सिंपल, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो इसका मतलब है ट्रांसफ़र। मैं जो चीज़ें आपको बताती हूँ वो आप काइंडली जो है अपने बेयर एक्ट पर चीज़ें नोट कर लें। एग्जांपल्स इतनी नहीं दी हुई जितनी मैं आपको बताती हूँ, तो ये एग्जांपल्स भी जो हैं वो आप काइंडली कहीं पर नोट कर लिया करें, आपको ये हमेशा फ़ायदा देंगी। अच्छा, एलिनेशन का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र किस तरह का? सेल जैसे होती है, लीज़, मॉर्गेज, गिफ्ट, एक्सचेंज वगैरह। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। इसको अगर हम इतना बड़ा अगर लिखते लेट्स सपोज एलिनेशन की जगह से लीज़, मॉर्गेज, गिफ्ट, एक्सचेंज, तो ये काफ़ी लंबा बन जाता है, इसलिए एक ही वर्ड इस्तेमाल किया गया है और वो है एलिनेशन, जिसका मतलब है ट्रांसफ़र इन द सिंपल लैंग्वेज। और ये तो बात मैंने आपको बता दी एलिनेशन की। कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन, इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन लगा देते हैं जो कि मतलब है आप ट्रांसफ़री पर ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा या उसने उस ज़मीन को आगे ट्रांसफ़र करने का, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का कोशिश की, तो क्या होगा, तो जो है उसका जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ऐसी कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते जो कि उसके इंटरेस्ट को डिटरमिन करे। अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई हुई है कि आप कहते हैं कि ट्रांसफ़र साहिब अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए,
या आपने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, तो आपको जो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ ये आपका हक़ ख़त्म हो जाएगा, यानी आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ऐसी कंडीशंस वॉइड हैं जब एक दफ़ा प्रॉपर्टी आपने बेच दी तो बेच दी, सिंपल सा मतलब है। फिर आप ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते जो कि उसके इंटरेस्ट को डिटरमिन करे। अच्छा, आगे सेक्शन की वर्डिंग को पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। वेयर प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एनी इंटरेस्ट देयर इन रिजर्व्ड or given to or for the benefit or any person to case on his becoming insolvent or endeavoring to transfer or dispose of the same, such condition or limitation is void. Nothing in this section applies to a condition in a lease for the benefit of the lessor or those claiming under him. देखें, पहले तो कहा गया है कि ऐसी यहाँ तक बात की गई है कि आप ऐसी कोई कंडीशन लगा ही नहीं सकते जो कि दूसरे बंदे का क्या करे, उसको इंटरेस्ट ख़त्म करने की कोशिश आप नहीं कर सकते। तो मतलब कि अगर आपने ऐसी कोई कंडीशन लगा दी है, लेट्स सपोज कि भाई साहब ट्रांसफरी, अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, आपका दिवालिया निकल जाएगा, या फिर आपने इस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, बेचने की कोशिश की, तो आपसे मैं ये प्रॉपर्टी वापस ले लूँगा, मतलब ये बेची हुई प्रॉपर्टी, तो ये कंडीशन वॉइड है, ट्रांसफ़र वैलिड है। अच्छा, अब दूसरी ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब है नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू अ कंडीशन इन अ लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर, यानी वो जो हमने राइट ऑफ री एंट्री पढ़ा था, यानी लीज़ में जो है ये कंडीशन लग सकती है बिकॉज अगर टेनेंट इंसॉल्वेंट हो गया है तो ज़ाहिरी बात है अब वो रेंट नहीं दे सकता, तो आप तो री एंटर करेंगे ना और अपनी प्रॉपर्टी वापस लेंगे, तो ये जी है इसकी एक्सेप्शन। आते हैं सेक्शन 13 पर, ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अब अनबॉर्न पर्सन यानी एक ऐसे बंदे को ट्रांसफ़र है जो कि अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, अभी पैदा ही नहीं हुआ, मतलब कि वो अभी पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे बंदे को या ऐसे बच्चे को आप किस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये बात सोचेंगे कि जी हम तो पढ़ के आए हैं कि ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सनस, कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है मैं आपको पहले बताती रही हूँ जी, आपने याद रखना है लिविंग पर्सनस के दरमियान ट्रांसफ़र से डील करता है, लिविंग पर्सनस के दरमियान ट्रांसफ़र से डील करता है। यहाँ पे तो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अनबॉर्न है, अभी तो आया ही नहीं है, बेशक लिविंग है लेकिन अनबॉर्न है, अभी तो आया ही नहीं है, अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये क्या बात हो गई है। देखें, यहाँ पर भी ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सनस ही होगा। अब आप समझें कैसे लिविंग पर्सनस होगा। सेक्शन को पढ़ते हैं, पहले मैं आपको सेक्शन बताती हूँ, आखिर में मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूँगी। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज़ क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र, यानी जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई उस दिन वो बंदा जो है एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, यानी अनबॉर्न पर्सन था। Subject to a prior interest created by the same transfer, the interest created for the benefit of such person shall not affect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferor in the property. अब आपने जो है बात समझनी है, सेक्शन 13 क्या कहना चाह रहा है कि आप अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे बताई जा रही हैं जो फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर आप दादा चाहता है कि मेरे पोते को ये ज़मीन मिले, पोता क्या है, अनबॉर्न पर्सन है, तो ये ए जो है वो चाह रहा है सी को मिले, सी क्या है, बच्चा है, वो अनबॉर्न है, ए दादा है और बी अभी आएगा। अच्छा, तो अब ए ने सी को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र जी हो सकता है, ठीक हो गया। अगर कहीं और भी सवाल आ जाए ना कि दादा पोते को ट्रांसफ़र कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल सही तरह से पूरे यकीन से लिखिए कि ट्रांसफ़र जी हो सकता है, वैलिड है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है। अच्छा, अब किस तरह से ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पर बताया गया कि कैसे ट्रांसफ़र होगा, एक अनबॉर्न पर्सन को कैसे ट्रांसफ़र होगा। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझिए। अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र पहले 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहली 3 कंडीशंस आप नोट डाउन कर लें, मैं आपको लिखवा देती हूँ कि पहली कंडीशन क्या है इस सेक्शन में कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा,
कि डायरेक्टली ए जो है वो ये नहीं कह सकता कि सी को मैंने ट्रांसफ़र किया। नो, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये लिविंग पर्सन से डील करता है, बिटवीन ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सनस होता है। अभी वो जो नहीं आया उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। यानी अब उसको डायरेक्ट तो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, मतलब पहले आप कहीं और ट्रांसफ़र करेंगे। किसे ट्रांसफ़र करेंगे? किसी एक और बंदे को बीच में लाएंगे, ठीक है, फिर ये ट्रांसफ़र वैलिड होगा। आप ये कहेंगे कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं है, पहले आपने बी को ट्रांसफ़र करनी है। बी जो है वो उसको होल्ड करेगा उस प्रॉपर्टी को जब तक कि वो अनबॉर्न पर्सन जो है वो पैदा नहीं हो जाता, ठीक है। फिर जो है वो प्रायर इंटरेस्ट आप क्रिएट करेंगे, यानी बी क्या है? प्रायर इंटरेस्ट है। पहली कंडीशन मैंने आपको लिखवाई नो डायरेक्ट ट्रांसफ़र, दूसरी कंडीशन है प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड, यानी आप किसी बंदे को बीच में लाएंगे और वो बंदा क्या होगा? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, यानी प्रॉपर्टी ए से बी को जाएगी पहले, फिर बी उसको होल्ड करेगा उस प्रॉपर्टी को। और होल्ड भी कितना कर सकता है ये आपको अगले सेक्शन में पता चलेगा। अभी भी बता देती हूँ, होल्ड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को किया जा सकता है अनटिल द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द सी। जब तक सी जो है वो जवान नहीं हो सकता, इतने अरसे तक वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास क्या है? बी रख सकता है। जब वो मेजॉरिटी एज एक्वायर कर लेगा फिर बी को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो है कि वो टाई अप कितनी देर तक कर सकते। ये टाई अप वाली बात जो है सेक्शन 14 में, वो आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि ट्रांसफ़र किस तरह किया जाता है अनबॉर्न पर्सन को। दो कंडीशंस बता दी हैं। पहली कंडीशन इस सेक्शन में क्या फुलफिल होनी चाहिए? डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, यानी आप पहले किसी और बंदे को बीच में लाएंगे, वो प्रायर इंटरेस्ट बनाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, यानी अनबॉर्न पर्सन को आप एब्सोल्यूटली ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये एब्सोल्यूटली ट्रांसफ़र का क्या मतलब है कि अब ए ने अगर सी को ट्रांसफ़र करनी है तो वो ये नहीं कहेगा कि सी के मरने बाद डी को मिल जाएगी, फिर तो ये एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि बी को प्रायर इंटरेस्ट बनाकर आप सी को एब्सोल्यूटली वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो सी को दे रहे हैं। सी के बाद आप नहीं कह रहे कि किसी और को मिलेगी। नो, सी इज़ द फाइनल। सी आपने एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, एब्सोल्यूटली कि सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है, तुम जो मर्ज़ी करो, एब्सोल्यूटली आगे किसी को नहीं ट्रांसफ़र करनी। अगर आपने ये कंडीशन लगा दी कि आफ्टर सी डी को चली जाएगी तो ये सारा ट्रांसफ़र ही क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा सिरे से, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई बात लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। फिर तो आप जो है प्रॉपर्टी को परपेचुइटी में डाल रहे हैं। परपेचुइटी का मैं आगे आपको सीन बताती हूँ क्या है। अभी आप इतना ही समझ लें कि ये 3-4 कंडीशन जो मैंने अभी आपको नोट डाउन करवाई हैं ये फुलफ़िल होंगी इस सेक्शन के लिए, तब ही ट्रांसफ़र होगा अनबॉर्न पर्सन को। कंडीशंस मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कौन कौन सी हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ए सी को, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा बी को बनाकर, या किसी भी बंदे को जो है वो पहले एक जो है ट्रांसफ़र ही बनाया जाएगा, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा। फिर ट्रांसफ़री जो है वो सी है, प्रायर इंटरेस्ट जैसे बी को हमने बनाया। अच्छा, थर्ड कंडीशन मैंने बताई आपको, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, नो इफ्स एंड बट्स, ठीक है, मतलब कोई इफ़ बट नहीं लगाने की। अब ये एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र अगर आपने सी को किया तो फिर अब सी को ही सारी प्रॉपर्टी जाएगी, आप आगे फर्दर डी को नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये नहीं कहेंगे कि डी को सी के मरने के बाद तो ये जो हो जाए, अगर आप इस तरह कंडीशन लगाएंगे तो ये सारा ट्रांसफ़र वॉइड हो जाएगा। अच्छा, 3 कंडीशन ये बता दी। और चौथी कंडीशन जो है वो ये है कि प्रायर इंटरेस्ट को जो है वो ज़िंदा रहना पड़ेगा जब तक कि वो प्रॉपर्टी जो है वो सी को ट्रांसफ़र नहीं कर देता, ठीक है। यानी अगर आपने बी को प्रायर इंटरेस्ट बनाया था ना कि जी मेरे जो है वो आप सी को ट्रांसफ़र मेरी प्रॉपर्टी कर दीजिएगा, आप मेरे प्रायर इंटरेस्ट हैं और मेरा अल्टीमेट ट्रांसफ़री कौन है? सी है। तो बी जो है, बी को ज़िंदा रहना चाहिए। अगर सी के आने से पहले बी मर गया, प्रायर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो फिर तो समझें कि प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को नहीं जाएगी। अनबॉर्न पर्सन जब ज़रूरी है कि बी को लिविंग होना ज़रूरी है, अनबॉर्न पर्सन के पास यानी सी के पास प्रॉपर्टी जाने के लिए ज़रूरी है कि बी जो है वो ज़िंदा रहे, लिविंग पर्सन रहे, ठीक है।
तब ही प्रॉपर्टी सी के पास जाएगी। लेकिन अगर प्रायर इंटरेस्ट पहले ख़त्म हो गया तो प्रॉपर्टी सी के पास जा ही नहीं सकेगी। ये 3-4 कंडीशंस आप नोट डाउन कर लें, याद कर लें, रट लें, समझ लें, तो ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, इलस्ट्रेशन से मज़ीद समझ आ जाएगी आपको कि मैंने ये बातें जो बताई वो कितनी ट्रू हैं। ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी और विच ही इज़ द ओनर टू बी इंटरेस्ट फॉर ए एंड हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसिवली फॉर देयर लाइव्स। अब यहाँ पे ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है टू बी और ए एंड हिज इंटेंडेड वाइफ, यानी ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है अपनी इंटेंडेड वाइफ को, यानी ख़ुद को और जो है इंटेंडेड वाइफ, उन दोनों को, यानी ए और बी जो है उसकी बीवी जो है उनकी ज़िंदगी के लिए ये प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र कर दी गई है फॉर देयर लाइव्स। और कहता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ देयर सर्वाइवर, यानी जब वो दोनों मर जाएंगे, यानी ए और उनकी बीवी जो है वो दोनों अगर मर गए हैं, फॉर द लाइव्स तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया एक दफ़ा। अब क्या है, कहता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ सर्वाइवर, यानी जब दोनों मर गए, कोई सर्वाइवर नहीं था दोनों मियाँ बीवी में से, अब उसके बाद किसको ट्रांसफ़र होगा, फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर द लाइफ, तो फिर एल्डेस्ट सन को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ तक अगर ये बात रखता तो ये बात वैलिड थी, क्योंकि जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई वो फुलफ़िल हो रही हैं। फुलफ़िल कैसे हो रही हैं? फुलफ़िल ऐसे हो रही हैं कि यहाँ पर ए ने पहले तो क्या है, ए और अपनी वाइफ के लिए फॉर द लाइव्स जो है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। यानी इस तरह से आप कर लें, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ए ने बी को ट्रांसफ़र किया, ठीक है, उसकी ज़िंदगी तक, और उसकी ज़िंदगी के बाद उसने क्या कहा कि उसके मरने के बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी एल्डेस्ट सन को। अब यहाँ तक वैलिड था क्योंकि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था, लेकिन आगे क्या बात कह दी। अब इस आगे वाली बात की वजह से क्या हुआ है कि ये जो एल्डेस्ट सन को ट्रांसफ़र था ये फ़ेल हो गया। आगे बात क्या है, एंड आफ्टर हिज डेथ फॉर एज सेकेंड सन, यानी उस एल्डेस्ट सन की डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ फॉर एज सेकेंड सन, ए के दूसरे बेटे को, पहले बेटे तक बात ठीक थी क्योंकि ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट अगर क्रिएट करता तो ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वैलिड हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया उसने, उसकी डेथ के बाद, वही बात जो सी के मरने के बाद डी को मैं आपको पहले समझा के आई हूँ, वो बात कर दी है यहाँ पे इन्होंने। द इंटरेस्ट सो क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एल्डेस्ट सन डज नॉट टेक इफेक्ट बिकॉज इट डज़ नॉट एक्सटेंड टू द होल ऑफ एज रिमेनिंग इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। यही बात कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया गया, इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, और ये ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। गलत कंडीशन लगा दी है, सेक्शन 13 को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए ये सिरे से ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र टू द एल्डेस्ट सन क्या हो गया है, फेल्ड हो गया है, यहाँ पर आके फेल हो गया है ट्रांसफ़र। अच्छा, अब आपको मैंने ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझा दिया है, दोबारा लेक्चर को रिपीट करके सुने, बहुत ही अच्छे से समझाया है। एक दो बार समझेंगे, दोबारा मेरे लेक्चर को रिपीट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो कंडीशंस मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा, और उन कंडीशंस को पहले तो याद करके समझ के फिर इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आगे आ गया है सेक्शन 14, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। परपेचुटी यानी नस्ल दर नस्ल। तो अब ये नस्ल दर नस्ल क्या मतलब है कि आप क्या अपनी प्रॉपर्टी को नस्ल दर नस्ल चला सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरा बेटा, फिर उसके बेटा, फिर उसका बेटा, ये प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी, उसके पास जाएगी, मतलब नस्ल दर नस्ल चलेगी मेरी प्रॉपर्टी, कोई इसको बेच नहीं सकता, सिर्फ इसकी जो इनकम आएगी वही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। परपेचुटी में प्रॉपर्टी नहीं रखी जा सकती। आप एक प्रॉपर्टी को नस्ल दर नस्ल नहीं चला सकते, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को टाई अप नहीं किया जा सकता। देखें, अगर ऐसा कानून होता, ज़रा सोचें, आप खुद ही सोचें कि अगर ऐसा कानून होता कि भाई मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, कोई बेच नहीं सकता भाई, बस जो है ना यूज़ करेंगे, इनकम लेंगे, बेच नहीं सकते।
तो अब उस प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा जो बेच नहीं सकते। मतलब हो सकता है कोई ऐसा टाइम आए जब वो प्रॉपर्टी इनकम देना छोड़ जाए, उसके लिए यही बेनिफिशियल हो कि उसको बेच दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा ना होगा तो क्या होगा, आप प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकेंगे, प्रॉपर्टी तो टाई अप हो गई, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का अब कोई फ़ायदा ही नहीं रहा, ना उसे कोई ख़रीदेगा, ना उसकी कीमत बढ़ेगी। कीमत मतलब आप जब आप बेच ही नहीं सकते तो उसकी कीमत क्या बढ़ेगी, ठीक है। उसका ऊपर तो एक क्या कहते हैं लॉक लग गया प्रॉपर्टी पर, तो प्रॉपर्टी तो सर्कुलेट ही नहीं करेगी सोसाइटी में, एक ही जगह रह जाएगी प्रॉपर्टी, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, ठीक हो गया ना। तो ये कानून नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमारे पास कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 14। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज़ सो टू टेक इफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर persons living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom, if he attains full age, the interest created is to belong। उम्मीद है समझ नहीं आई होगी। पहले तो मैंने आपको परपेचुइटी की बात बताई है, आगे ये जो सेक्शन क्या कहता है ये मैं आपको अब बताती हूँ। देखें सुने, देख तो आप वैसे नहीं सकते मुझे, तो सुन ही लें और ज़रा इमेजिनेशन में लेके आएँ। तो इमेजिनेशन क्या है आपकी, वो ज़रा ये होनी चाहिए जो मैं बताने जा रही हूँ। अच्छा कि कहता है ये सेक्शन 14 के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑपरेट करेगा, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। आप जो है परपेचुइटी कितनी एक बना सकते हैं, मतलब कितना एक चला सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी नस्ल दर नस्ल, कितना एक आपको लिमिटेशन दी गई है। ये लिमिटेशन यहाँ पे बताई गई है। लिमिटेशन क्या बताई गई, यानी अगर लेट्स सपोज आपने जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, आपने कहा जी मेरे ए कहता है मैंने सी को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, तो सी तो अभी पैदा नहीं हुआ, ऊपर हम पढ़ के आए थे 13 सेक्शन में वही अनबॉर्न पर्सन वाला, तो अभी सी पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना। आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। अब ये यहाँ पे आपको समझ आएगा परपेचुइटी कहाँ तक, किस हद तक कानून आपको इजाज़त देता है। पहले तो है ये बात है कि ऊपर वाली कंडीशंस पूरी हो गई, अनबॉर्न पर्सन पे आपने प्रायर इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया। अब सी के लिए जो है प्रॉपर्टी कितने अरसे तक बी जो है वो होल्ड कर सकता है, यानी इन परपेचुइटी प्रॉपर्टी कितनी देर तक रख सकता है, इस ये बात यहाँ पे की जा रही है कि अब जो है वो सी जो है पहला तो उसका गेस्टेशन पीरियड होगा उस अनबॉर्न पर्सन का, फिर वो गेस्टेशन पीरियड प्लस द एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर्स, तब तक क्या है बी उस प्रॉपर्टी को इन परपेचुइटी होल्ड कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बता रही हूँ, अगर वो चाहे तो जैसे ही सी पैदा हो ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन ये परपेचुइटी की आपको लिमिटेशन बता रही हूँ कि कानून कितनी आपको कितनी एक इजाज़त देता है कि आप प्रॉपर्टी को टाई अप कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो सिर्फ गेस्टेशन पीरियड और उस बच्चे की एज ऑफ मेजॉरिटी तक आप प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हैं। अगर आप बी हैं, प्रायर इंटरेस्ट आपके में क्रिएट किया गया है या वैसे भी, तो जो है इतनी देर तक आप जो है वो होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, और कैसे एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आप कोई परपेचुइटी से प्रॉपर्टी निकल जाएगी, इससे ज़्यादा अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी निकल जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इससे ज़्यादा परपेचुइटी में प्रॉपर्टी नहीं रह सकती, फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो जाएगी। सी को जो मैंने पहले आपको एग्जांपल बताई उसके अकॉर्डिंग, सो यू कैन टाई अ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इन परपेचुइटी कैन एग्जिस्ट, बट द मैक्सिमम पीरियड which is told in the section 14 is the gestation period plus the age of majority। इससे ज़्यादा नहीं आप टाई अप कर सकते, ठीक हो गया। इसके बाद एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिर्फ इसी केस में जो है इतनी एक परपेचुइटी अलाउ है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस सेक्शन का इतना ही मतलब है जो मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्या बताया है दोबारा रिपीट कर देती हूँ। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बताया गया है कि आप जो है प्रॉपर्टी को कितने अरसे तक होल्ड अप कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, इन परपेचुइटी रख सकते हैं, यानी एक ही जगह पर जो है वो बग़ैर ट्रांसफ़र किए रख सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड बताया गया है, और वो टाइम पीरियड कितना एक होता है
कि अगर आप बी हैं, जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि प्रायर इंटरेस्टी हैं, तो क्या है, आप सी की गेस्टेशन पीरियड जब वो माँ के पेट में था उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड इन द वॉर्म जब चाइल्ड होता है, प्लस उसकी मेजॉरिटी एज, ये जो है ये जो टोटल पीरियड है 18 साल प्लस गेस्टेशन पीरियड 9 महीने, इस तक आप जो है प्रॉपर्टी बी रख सकते हैं। इतनी एक परपेचुटी अलाउड है बाय द लॉ, इससे ज़्यादा परपेचुटी अलाउड नहीं है। इसके बाद एब्सोल्यूटली ट्रांसफ़र हो जाएगी वो प्रॉपर्टी किसको, सी को। समझ आ गई। और परपेचुटी में क्यों नहीं प्रॉपर्टीज़ को डाला जाता, तो वो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि प्रॉपर्टी अगर सोसाइटी में सर्कुलेट नहीं करेगी, उसको बेच नहीं आप सकते, तो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है ना, उसकी कीमत बढ़ेगी ना उसका आपको कोई फ़ायदा होगा, इसलिए ये कानून बनाया गया है। अच्छा, आगे आ जाते हैं सेक्शन 15 पर। सेक्शन 15 क्या कहता है, ट्रांसफ़र टू क्लास सम ऑफ होम कम अंडर सेक्शन 13 and 14 if on transfer of property an interest therein is created for the benefit of a class of persons with regard to sum of whom such interest fails by reason of any of the rules contained in section 13 and 14, such interest fails in regard to those persons only and not in regard to the whole class। यानी अगर अब आपने ट्रांसफ़र किया है टू द क्लास ऑफ पर्सनस, कि कोई क्लास हैं, ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं, उनको ट्रांसफ़र किया गया ये प्रॉपर्टी। कहता है कि अब उस क्लास में जितने बंदे जो हैं वो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में जो ऊपर हम रूल्स पढ़ के आए हैं उन पर पूरे उतरते हैं, वहाँ तक ट्रांसफ़र उनके लिए वैलिड है, पर जो नहीं पूरे उतरते उनके लिए ट्रांसफ़र क्या है, वॉइड है। अब इसको मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ए ने की बी को, और बी उसने कहा कि मेरा जो है पहले प्रॉपर्टी बी को जाएगी, फिर प्रॉपर्टी जो है वो बी के एल्डर सन को जाएगी, ठीक है। और अगर जो है एल्डर सन के बाद जो है वो प्रॉपर्टी जाएगी डी को, जो यंगेस्ट सन है उसको, तो अब क्या है, अब सेक्शन 13 के रूल्स तो फुलफ़िल नहीं हो रहे, तो अब यहाँ पे कहता है कि जिस बंदे के लिए पूरी क्लास में से ये रूल फुलफ़िल नहीं हो रहा उसके लिए ये ट्रांसफ़र वॉइड है। यानी अब क्या होगा, सी तक बात जो है वो वैलिड है, उसके लिए आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब सेक्शन 15 की आपको समझ आ गई होगी, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी। एग्जांपल क्या बताई है दोबारा से सुन लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए आपकी। पहले अगर ये कहता है भी मैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता हूँ पहले बी को फिर सी को, अगर सी जो है वो एल्डर सन है और सी के बाद जो है मैं इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता हूँ डी को, तो सी जो है वो एल्डर सन था, ये जो है उसको एब्सोल्यूट राइट नहीं मिला गया, लाइफ इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट नहीं किया गया, उस पर पूरा नहीं उतरता, सेक्शन 13 की वायलेशन हो रही है एक्चुअली यहाँ पे। तो क्या है, अब जहाँ पे कंडीशंस जो है वो सेक्शन 13 की जो बंदा पूरा नहीं करता उसको ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी नहीं की जाएगी। सेक्शन 15 बस इतना ही कहता है कि जहाँ पर जो रूल्स सेक्शन 13 और 14 में बताए गए हैं वो फुलफिल बंदा नहीं करता पूरी क्लास में से, तो उस बंदे को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, और जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हैं सेक्शन 13 और 14 के जो लोग, उनको ये ट्रांसफ़र वैलिड होगा, जिन पर 13 और 14 एप्लीकेबल है वो वैलिड ट्रांसफ़र है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेक्शन 16 पर। सेक्शन 16 क्या कहता है, ट्रांसफ़र टू टेक इफ़ेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। वेयर बाय रीज़न ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन इन सेक्शन 13 and 14 एन इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन ऑफ अ क्लास और पर्सन फेल्स इन रिगार्ड टू सच पर्सन और द होल ऑफ सच क्लास, एन इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजेक्शन and intended to take effect after or upon the failure of such prior interest also fails। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताती हूँ। ये बगैर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लिखी होती है। सिंपली आप ये समझें कि ये सेक्शन कहता क्या है। ये सेक्शन कह रहा है कि जहाँ पर सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट फेल हो जाता है वहाँ पर प्रायर इंटरेस्ट भी फेल हो जाता है। अब सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट किस तरह से फेल होता है, यानी वो जब सेक्शन 13 और 14 के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता, तो क्या मतलब है कि सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट फेल हो गया।
और सब्सिक्वेंट में फ़ेल हुआ तो प्रायर भी फ़ेल हो गया। सब्सिक्वेंट अब किस तरह से फ़ेल होगा, एग्जांपल से आपको ये सेक्शन समझ आएगा। और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ क्या है कि लेट्स सपोज ए कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी बी को जाएगी, आफ्टर बी प्रॉपर्टी जाएगी, अगर बी का बेटा मेल हुआ तो उसको जाएगी, अगर मेल ना हुआ तो फ़ीमेल हुआ तो फ़ीमेल के बेटे को जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है, वायलेशन है सेक्शन 13 की कि आपने एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो कंडीशन ये जो है ना, ए पहले अपने बेटे को फिर उसके बेटे को ट्रांसफ़र कर रहा है, कहता है कि अगर मेल होगा तो उसको मिलेगी, अगर मेल नहीं होगा तो फ़ीमेल होगी और फ़ीमेल के बेटे को मिलेगा। तो ये तो आपने क्या किया, परपेचुटी में रख दिया, अगेंस्ट द लॉ रख दिया, जितनी लॉ ने आपको इजाज़त दी है उससे भी ज़्यादा रख दिया, पहली बात। और दूसरा ये है कि आपने एब्सोल्यूट जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया। तो जब आपने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया तो साफ़ तौर पर सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ये गलत है, नल एंड वॉइड ट्रांसफ़र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जो आपने बनाया था सी को, वो फेल्ड हो गया है, यानी वो गया ही नहीं, उस मेल चाइल्ड तो पैदा नहीं हुआ। तो आपने आगे फर्दर कंडीशंस रख दी हैं, तो डबल पॉसिबिलिटी तो अलाउ होती ही नहीं है कि ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ये नहीं चीज़ होती कि कानून में। तो ये आपने गलत कंडीशंस लगा दी हैं। तो इस तरह से जो है आपका सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट फ़ेल हो गया है। सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट फ़ेल होने का मकसद मीनिंग साफ साफ ये है कि अब आपका प्रायर इंटरेस्ट भी फ़ेल हो गया है, क्योंकि जब सब्सिक्वेंट फ़ेल होता है ख़ुद ब खुद प्रायर भी फ़ेल हो जाता है और प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। अच्छा, ये सेक्शन 16 कह रहा है। आगे आता है सेक्शन 17। ये सेक्शन जो है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इन सेक्शन से सेक्शन 18 पढ़ लेते हैं, ये को रिलेटिव है। तो आइए समझते हैं ये क्या कहता है। ट्रांसफ़र इन परपेचुटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक। अब तक तो हम पढ़ते आए हैं कि जी परपेचुटी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, आप किसी प्रॉपर्टी को नस्ल दर नस्ल नहीं कर सकते। देखें, ये बात ट्रू है फॉर द इंडिविजुअल केस, यानी अगर एक बंदा कहता है मेरा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो ये क्या है, आप तो इंडिविजुअली पर्सनली एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 18 जो है परपेचुटी वाले केस की, सेक्शन 13 और 14 की एक्सेप्शन है। कौन सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन 18 सेक्शन इज़ एक्सेप्शन टू सेक्शन 13 एंड 14। ये बेशक आप अपनी डायरेक्ट पर लिख लें। तो यहाँ पे परपेचुटी में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। कब ट्रांसफ़र होती है, जब आप प्रॉपर्टी को पब्लिक पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। यानी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिस्ट्रिक्शंस इन सेक्शन 14, 16 एंड 17 शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट फॉर द पब्लिक इन द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू द मैन का, यानी इंसानियत को नफ़ा बख्श देने वाली, यानी अगर तालीम के लिए, हेल्थ के लिए, नॉलेज के लिए, कॉमर्स के लिए, मज़हब के लिए, इन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर प्रॉपर्टी आप पब्लिक के एक उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक को अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो इन परपेचुटी ट्रांसफ़र हो सकती है, कि यानी हमेशा के लिए ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये है एक्सेप्शन। और इसकी एक और एक्सेप्शन भी है, वो क्या है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भी आप नोट डाउन कर लें। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कोई मदरसा है, वहाँ पे आप एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जी ये मदरसा जो है हमने बनाया है और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हैं वो जो है इस मदरसे को चलाएँ, मेरे बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे। इस केस में जो है आप पर्सनल एक कॉन्ट्रैक्ट करके जो है ये इस तरह से परपेचुटी को चला सकते हैं। तो ये होता है। और मंदिरों में जो होते हैं हिंदू लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो अपने वो क्या बनाते हैं, उनके क्या होते हैं यार, वो जो पंडित, हाँ पंडित होते हैं, पंडित क्या वो कह सकते हैं जी इस मंदिर की जो है देखभाल जो है ये पंडित का ख़ानदान है और यही करेंगे, इनकी नस्ल ही करेगी। तो जो है वो भी चल सकता है, क्योंकि ये एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये भी एक्सेप्शन होगी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट वाली। सेक्शन 18 भी है एक्सेप्शन, सेक्शन 13 और 14 की। और एक और भी एक्सेप्शन होती है, लीज़ को आप परपेचुटी में चला सकते हैं, मोर्टगेज परपेचुटी में कर सकते हैं कि अगर लीज़ जो है हर साल रिन्यू कर रहे हैं और आपने किसी को ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी दी हुई है लीज़ पर, तो अगर आपका रिन्यूअल हर साल हो रहा है तो वो परपेचुटी में वो चल सकती है। अच्छा, प्रीएम्पशन का राइट भी जो है वो आप परपेचुटी में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब एक्सेप्शंस हैं, आप दे सकते हैं और अक्सर क्वेश्चन भी आ जाते होते हैं।
तो आप ये वैसे नोट डाउन कर लें, और सेक्शन 18 तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा ये लेक्चर को ज़रा और से सुना करें, आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी जो कि आपको दूसरे लेक्चर्स में मतलब है नहीं क्लियर होती, क्लास में क्लियर नहीं होती या ख़ुद से पढ़ने से क्लियर नहीं होती। तो वो अगर आप इनको, मैं आपको बेयर एक्ट से समझाती हूँ, तो बेयर एक्ट से जो है आपको जब मैं समझा रही हूँ तो इससे ज़्यादा आपके लिए अच्छी खबर क्या होगी। तो शुक्रिया, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।